हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम। आज की क्लास में एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे, वो है इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक मैं लेके आई हूँ, दैट इज नेशनल इनकम। ए टू जेड बहुत सिंप्लीफाई वे में मैं आपको समझाऊंगी स्टूडेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो मैक्रो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पंजाब लेक्चरर का पेपर को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको जल्द ही नोटिफिकेशन इसको देखने को मिल सकता है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी से आप करेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, और बहुत दिन बाद ये नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इस एग्जाम को और इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोर्सेज अवेलेबल है, बाय कर सकते हैं। आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है आप कॉल पर पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम नेशनल इनकम को ए टू जेड डिकोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी, ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। वैसे तो ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दो मेन ब्रांचेस है। कौन कौन सी? मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो मतलब होता है कि ऐसा ऐसा इकोनॉमिक जहां पर हम स्टडी करते हैं, ओके, ओवरऑल एग्रीगेट, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवर इकोनॉमी वेरिएबल की स्टडी करेंगे ना, वो इम्पैक्ट करेगा ओवर, है ना, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमी वो इकोनॉमी का ब्रांच है स्टूडेंट, जहां पर ओवरऑल स्टडी की बात होती है। ओवर, इसको आप टोटल बोल सकते हो, इसको आप एग्रीगेट बोल सकते हो, एग्रीगेट बोल सकते हो, राइट। ये होता है स्टूडेंट। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पर बताऊं, एग्जाम्पल, हम नेशनल इनकम, नेशनल वर्ड है तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं ना, नेशनल इनकम ओवरऑल की बात की जाएगी। ओके, इसी के साथ हम एग्रीगेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, टोटल डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं स्टूडेंट, सप्लाई की बात करते हैं। ओके, ये होता है। और वहीं पर मैं आपको बताऊं तो हम इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन जो होता है एक के लिए नहीं होता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की हम स्टडी करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की हम स्टडी करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो चलो एक एक करके समझते हैं आप। वही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, एक पर यूनिट इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे बोलोगे मैम क्या? जैसे एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक मार्केट की स्टडी करते हैं, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बेस्ट बेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, तो माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमी में हम देखते हैं प्राइस, प्राइस डिटरमाइन करते हैं, प्राइस निर्धारित करते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। तो मैं ना आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ, माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स को ना हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। दोनों को लिख लो। आपको पूछा जा सकता है कि ये ब्रांच है वो माइक्रो में आएगा या मैक्रो में आएगा, क्या आएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो मैक्रो में ना ए है, ए मीन्स इसको एग्रीगेट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल। और यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे इसमें वेरिएबल की क्या स्टडी करते हैं, तो जैसे नेशनल इनकम हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय हो गया है। और देखो क्या होता है, और क्या होता है? नेशनल इनकम हो गया, और हमारा इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई है ना, महंगाई हो गई है, एग्रीगेट डिमांड हो गया है, एग्रीगेट डिमांड हो गया है, एग्रीगेट सप्लाई हो गया है, एग्रीगेट सप्लाई हो गया है, एग्रीगेट सप्लाई हो गया है, ये होता है। और देखो क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी होती है। ओके, पॉवर्टी होता है, पॉवर्टी होता है, राइट, ये होता है। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी
मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी होता है, फिस्कल पॉलिसी होता है, राइट, ये होता है। अब देखो दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। जैसे जैसे जो है एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करते हैं। फिर क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई की स्टडी करते हैं। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई की करते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्राइस निर्धारित, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यहाँ पर होता है। फिर आप हम देखें यहाँ पर तो लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस डिटरमाइन, मार्केट, मार्केट जैसे बहुत प्रकार के मार्केट हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। यस, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर की स्टडी करते हैं। बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ठीक है, बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इसमें कॉस्ट हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है, प्रोडक्शन होता है, सब की स्टडी करते हैं। तो ये सब आपसे ना पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि मान लो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कौन सा ब्रांच है, या अगर हम मार्केट की बात करें तो कौन सा ब्रांच है। मार्केट में हम ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ते हैं, है ना, ये सारा है। तो माइक्रो और मैक्रो समझ आया, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ए मीन्स एग्रीगेट और आई मीन्स इंडिविजुअल, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अब नेशनल इनकम पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें ना बहुत सारे टर्म्स को पता होना चाहिए, कि जैसे कि आपको आ जाएगा डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स पता होना चाहिए। तो पहले ना मैं आपको सारे टर्म्स बताऊंगी, फिर नेशनल इनकम समझना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले गुड्स देखो, गुड्स क्या होता है स्टूडेंट, तो इंटरमीडिएट गुड्स होता है और फाइनल गुड्स होता है। वो गुड्स जो कि इंटरमीडिएट होता है जिसको हम इनपुट बोलते हैं, जो हम इनपुट की तरह यूज करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और जब हम फाइनल, फाइनल क्या होता है, जहां पर वो रेडी टू कंज्यूम है, वो रेडी टू कंज्यूम है स्टूडेंट, वो ना फैक्ट्री गेट पर आ चुका है, वो फैक्ट्री गेट पर आ चुका है और रेडी टू कंज्यूम है, फैक्ट्री गेट पर आ चुका है, रेडी टू कंज्यूम है, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। ओके, ये है। चलिए एक एक करके समझते हैं। जो कि हम एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि एग्जाम्पल, हम जब ब्रेड बनाते हैं तो व्हीट क्या हो गया हमारा, इंटरमीडिएट। जब हम कार बनाते हैं तो स्टील क्या हो गया बच्चे, वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। फैब्रिक बनाते हैं तो कॉटन क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया है। ओके, बहुत बहुत पॉइंट नोटेड, नोट करना क्या है स्टूडेंट, कि ये ना जीडीपी, जीडीपी या फिर जो नेशनल इनकम होता है उसमें हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। बोलोगे मैम क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, इन्होंने ऐसा क्या काम किया इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है, डबल काउंटिंग, मतलब एक ही चीज ना बार बार काउंट होगा तो हमें ना नेशनल इनकम बढ़ के दिखेगा, एक ही चीज बार बार काउंट होगा तो नेशनल इनकम बढ़ के आएगा। इसीलिए कोई भी गुड है वो फाइनल गुड में जितना इनपुट लगा है ना स्टूडेंट, उसको हम माइनस कर देते हैं। लेट सपोज कि हमने आइसक्रीम बनाई और हमने 100 रुपए का इसका रेट रखा, और जब 50 रुपए हमने इसमें शुगर लगाया है ना, शुगर लगाया, तो 50 रुपए हम इससे माइनस कर देंगे। तो बोलोगे मैम क्या इंक्लूड करेंगे, तो नेशनल इनकम में हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे 50 रुपीज। हम 50 रुपीज करते हैं स्टूडेंट, और ये वन ऑफ द नेशनल इनकम का मेथड भी है। चल नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है, जो कि रेडी टू कंज्यूम होता है, रेडी है, ये अंडर गो प्रोसेस में नहीं है। इंटरमीडिएट गुड ना अंडर गो प्रोसेस में था, ये अंडर गो प्रोसेस में नहीं है स्टूडेंट। अब ना कितने प्रकार के फाइनल गुड्स होते हैं, तो एक कंज्यूमर गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है, इसको भी समझते हैं। फाइनल गुड्स को भी ना हमने 2 प्रकार में डिवाइड किया है, लेकिन इससे पहले समझो
फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो कि क्या है, रेडी टू कंज्यूम है, हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स को हम एज अ इनपुट, एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, एज अ रॉ मटेरियल ये ना अंडर गो प्रोसेस में नहीं है, अभी फैक्ट्री गेट पर आ चुका है, खाने लायक हो गया है, ये अभी अंडर प्रोसेस है। यहीं से सवाल पूछा जाएगा, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। ये जीडीपी में इंक्लूड होता है स्टूडेंट, ये नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है नहीं इंक्लूड होता है, नहीं इंक्लूड होता है। ब्रेड हो गया, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, ये फाइनल गुड होता है। लेकिन जब हम एक ब्रेड बनाने के लिए वीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीट क्या हो जाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट, चल नेक्स्ट हम देखेंगे। अभी मैंने आपको कितने पढ़ाया, फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, गुड्स, गुड्स मींस इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स होता है। ऑलराइट, अब फाइनल गुड्स को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक कंज्यूमर गुड्स होता है और एक क्या होता है, कैपिटल गुड्स होता है। एक कंज्यूमर गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता है, डायरेक्टली नॉट कंज्यूम। तो क्या करते हैं, तो इससे ना हम प्रोडक्शन करते हैं स्टूडेंट, इससे हम प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। वही कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो कि ह्यूमन मीन्स कंज्यूमर, कंज्यूमर हम बोलेंगे, कंज्यूमर की वांट्स को इच्छाओं को सेटिस्फाई करता है स्टूडेंट। क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फिक्शन मिलती है, तो उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। समझो यहाँ पर, तो कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो कि डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है और एक ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, इसको भी हमने बहुत प्रकार में डिवाइड किया, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, गुड्स भी होते हैं और सर्विसेज भी होती हैं, गुड्स भी होते हैं और सर्विसेज भी होते हैं स्टूडेंट। गुड्स जो होता है वो ड्यूरेबल गुड्स हो सकता है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो सकता है, और सर्विसेज वो होते हैं, समझो पहले तो आप गुड्स एंड सर्विसेज समझो। तो देखो गुड्स को ना, जैसे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करेंगे, गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती हैं। तो गुड्स को हम विजिबल आइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम बोला जाता है, आइटम बोला जाता है। या फिर इसको हम टेंजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम ना टेंजिबल आइटम बोलते हैं। सर्विसेज जो होता है वो इनविजिबल होता है, इनविजिबल होता है। क्या होता है, इनविजिबल। अरे इसको देख नहीं सकते हैं ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए तो इनविजिबल आइटम होता है, इनविजिबल आइटम्स होते हैं स्टूडेंट। राइट, ये है। और ये जो होगा इंटेंजिबल होगा, इंटेंजिबल। ओके, जैसे कि आप बीओपी करोगे, तो जब बीओपी पढ़ोगे ना, तो आपको ना गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लिखा होगा, विजिबल इनविजिबल, तो आपको यहीं से पता होना चाहिए। ठीक है, यहीं से आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो अब देखो ड्यूरेबल, बोलोगे मैम ड्यूरेबल क्या होता है, जो लंबे समय तक चलता है उसको ड्यूरेबल बोलते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत है, तो लंबे समय तक चलता है उसको ड्यूरेबल बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, जो कम समय तक चलता है, जल्दी खराब हो जाता है। और सर्विसेज जो कि हम इंटेंजिबल आइटम होता है, छू नहीं सकते। ओके, ये है। तो यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स क्या होता है स्टूडेंट, कैपिटल गुड्स वो फिजिकल एसेट्स होता है जहां पर हम इसको प्रोडक्शन, मतलब कि हम कंज्यूम नहीं करते हैं, प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मशीनरी इन फैक्ट्री में मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। टूल्स हो गया, कारपेंटर यूज करता है अपने बिजनेस के लिए, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया है। कमर्शियल व्हीकल, अब ध्यान रखना, अगर मैं एक कार ले रही हूँ और मैं अपने यूज कर रही हूँ, मतलब मैं उसको यूटिलिटी डे टू डे, मतलब कि डे टू डे काम में यूज कर रही हूँ,
हूँ, है ना, यूटिलिटी उसकी हो रही है। लेकिन अगर मैं बिजनेस में उसको यूज कर रही हूँ, वो कैपिटल गुड्स होगा। अगर किसी भी गुड्स में ह्यूमन की वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको हम कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर अगर हम बात करें कि वो बिजनेस प्रोसेस में यूज कर रहा है, उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमी एजेंट। बोलोगे मैम इकोनॉमी एजेंट कौन होते हैं? बेसिकली इकोनॉमी में कौन कौन एक्टिविटी करता है? तो सबसे पहले होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम सी बोलते हैं और इसको हाउस होल्ड भी बोला जाता है। इसको सी बोलते हैं और इसको हाउस होल्ड भी बोला जाता है। फिर होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हम फर्म बिजनेस बोलते हैं। ये देखो ये क्या काम करता है स्टूडेंट? तो ये ना डिमांड करता है, ये डिमांड करता है, डिमांड करता है, कंज्यूम करता है, कंज्यूम करता है और क्या करता है? डिमांड करता है, कंज्यूम करता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देता है, मतलब कि लैंड एंड लेबर को देता है। ओके ले वहीं पर प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई करता है, सप्लाई करता है और क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट करता है और क्या करता है? ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम देता है, इनकम। जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, एग्जांपल बताती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं ना काम ले रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ तो मैं फैक्टर होगा। मान लो कि मैं एक फैक्टर को एम्प्लॉइज काम दे रही हूँ तो मैं प्रोड्यूसर कहलाऊंगी। ओके, सबका काम अलग अलग होता है। कोई कंज्यूमर है तो कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तभी इकॉनमी चलती है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सरकार आता है। क्या आता है? सरकार आता है। तो सरकार क्या करती है? वेलफेयर के लिए काम करती है। क्या करती है? वेलफेयर के लिए काम करती है और ये इक्वालिटी मेंटेन करती है। इक्वालिटी कैसे मेंटेन करती है? जैसे आप बोलते हो ना कि हमसे टैक्स ले लिया, मतलब रिच से टैक्स लिया और पुअर को दे दिया, और ये यहाँ कर कौन काम कर रहा है? सरकार काम कर रही है। इनको ना इकोनॉमी एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी एजेंट बोला जाता है। बेसिकली ये काम कर रहे हैं, राइट। ये चलो नेक्स्ट हम टर्म देखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है स्टूडेंट? जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, जब एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो जो टेंजिबल एसेट्स होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं 100 रुपए की कुछ लेके आई, कुछ लाई, मान लो ये लेके आई पेन, और जब मैंने इसका इस्तेमाल किया, यूज किया, तो इसकी वैल्यू कम हो गई। मान लो कि मैं ना 100 रुपए की चीज लेके आई और मैंने बोलती हूँ कि अच्छा आप 100 रुपए में ये ले लो, तो बोलोगे नहीं मैम आपने तो इस्तेमाल किया होगा, इसको तो आपने यूज किया होगा, ये तो सेकंड हैंड गुड हो गया, तो इसकी वैल्यू हम कम करके देंगे। मैं तो आपको 80 ही रुपए दूंगा और दूंगी, तो 20 रुपए की क्या होगी? वैल्यू कम हो गई। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जब एसेट्स की जो वैल्यू कम हो जाती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, जैसे बियर एंड टीयर, हमने उसका यूज किया है ना, ये होता है। एज मतलब कोई एसेट की एज हो रही है, वो भी होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब कि जब पुरानी टेक्नोलॉजी थी और नई टेक्नोलॉजी हो गई। पहले कंप्यूटर कैसा आता था, अब कंप्यूटर कैसे आ रहा है, तो क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो भी डेप्रिसिएशन हो जाता है। डेप्रिसिएशन मतलब जो फिजिकल एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हो जाना। ऑलराइट, डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और याद रखना, एक प्रोड्यूसर को पता होता है, एक प्रोड्यूसर को पता होता है कि उसकी एसेट्स की वैल्यू कितनी कम होगी, उसकी एसेट्स की वैल्यू जो है स्टूडेंट कितनी कम होगी उसको पता होता है। तो वो ना जो फंड रखता है, वो पैसा रखता है, उस फंड को हम क्या बोलते हैं? उस फंड को हम रिजर्व फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व फंड। मतलब इसमें से पैसा निकालता है और फिर यूज कर लेता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस वो लॉस होता है जो कि अनसर्टेन होता है, अचानक से होता है, एक प्रोड्यूसर को पता नहीं होता है। ओके, बिल्कुल अचानक से हो जाए। जैसे एग्जांपल,
कोविड-19 आ गया, अचानक से क्या हो गया, मतलब कि शॉप्स बंद हो गई, तो लॉस तो हुआ ना स्टूडेंट। तो इकोनॉमी में ऐसा लॉस जो कि अचानक से होता है उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, मार्केट फ्लक्चुएशन हो रही है, मींस प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इकोनॉमी डाउन हो गई, इकोनॉमी डाउन हो गई तो भी कैपिटल लॉस हो गया है। पॉलिसी चेंज हो गई, आज ये सरकार थी, दूसरी सरकार आ गई, तो वो फेवर कोई और चीज करेगी, है ना स्टूडेंट, वो होता है। नेचुरल कैलामिटीज, अगर जैसे कोविड-19 आ गया, नेचुरल कैलामिटी था ना, कोविड-19 आ गया, तो उस दौरान एक प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, उस दौरान एसेट का लॉस हो रहा है, उसको हम कैपिटल लॉस बोलेंगे। ओके, कैपिटल, और ये ना एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है स्टूडेंट, राइट, ये बोलते हैं कैपिटल लॉस, इसको बोला जाता है। अब बोलोगे मैम, आपने बोला कि जब डेप्रिसिएशन को रिकवर करना है तो एक प्रोड्यूसर के पास रिजर्व फंड होता है, तो कैपिटल लॉस को रिकवर करना है तो एक प्रोड्यूसर के पास क्या होता है, इंश्योरेंस होता है स्टूडेंट। वो इंश्योरेंस कराता है, इंश्योरेंस कराता है और उससे भरपाई करता है, उससे भरपाई करता है। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट देखेंगे वेरिएबल। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी की बात करी है ना, ये बताई। तो अब वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं समझेंगे ये। तो अगर कोई भी वेरिएबल, समझो इसको, अगर कोई भी वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। कोई वेरिएबल जब मेजर किया जाए, मेजर किया जाए, मेजर किया जाए पीरियड, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे उसको वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट बोलेंगे स्टूडेंट। लेकिन अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल मेजर किया जाए एट अ टाइम, एट अ टाइम, एट अ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है, स्टॉक वेरिएबल हो जाता है। जब एट की बात करेंगे तो स्टॉक हो जाएगा, ड्यूरिंग की बात करेंगे तो फ्लो हो जाएगा। ऑल राइट, चल आगे। तो आप बोलोगे मैम एग्जांपल्स बताइए, यस बिल्कुल ही। तो देखो, स्टॉक जब मेजर किया जा रहा है एट अ टाइम, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा सकता है, कैपिटल स्टॉक, अभी अभी स्टॉक क्या है, वेल्थ, अभी अभी कितना वेल्थ है आपके पास, आपके पास मीन्स आरबीआई के पास कितना रिजर्व है। मनी सप्लाई, अब बोलोगे मैम मनी सप्लाई तो सुनने में लग रहा है कि ये तो फ्लो होगा। नो स्टूडेंट, आरबीआई मेजर करता है कि अभी अभी हमारी इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई हो रहा है, ओके, वो होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इकोनॉमी में, पब्लिक डेट कितनी है, तो ये सब जो होता है स्टॉक वेरिएबल, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फ्लो क्या होता है, नेशनल इनकम, जीडीपी, क्योंकि ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होता है, ओवर ड्यूरिंग ऐसे वर्ड याद रखना। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारे एग्जांपल्स को याद करना है स्टूडेंट, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन, यस पॉपुलेशन भी आता है, स्टॉक में आता है, आपको लगेगा पॉपुलेशन, तो सेंसस में मेजर किया जाता है ना, अभी अभी कितनी पॉपुलेशन है, तो वो होता है, ठीक है। तो ये था स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम बहुत सारे टर्म्स को समझेंगे। अगर डोमेस्टिक की बात करें, तो अगर इकोनॉमी है ना स्टूडेंट, ये सारे टर्म्स को समझो तभी आप नेशनल इनकम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जब आप अगर आपसे पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स में क्या हम पॉलिटिकल बाउंड्री लेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या हम पॉलिटिकल बाउंड्री लेंगे, तो नो स्टूडेंट, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं लेते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं लेते हैं, हम लालची होते हैं, इकोनॉमिक्स वाले ना बहुत लालची होते हैं, तो ये अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं, अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाता है।
जैसे कि अब एग्जाम्पल बताऊंगी। तो पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ अदर फैक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है और उसी को हम डोमेस्टिक बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। तो पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ क्या ऐड करते हैं? इंडिया की एम्बेसी, ओके, इंडिया के कंसल्टेंट, इंडिया के मिलिट्री अब्रॉड जो कि फॉरेन में है लेकिन हम उनको अपनी कंट्री में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली पॉलिटिकल क्या होता है? डोमेस्टिक सुनने में क्या लगेगा कि इंडिया में होगा। नो, ये लोग क्या होते हैं? बाहर में होते हैं ना, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको किसमें? इंडिया का पार्ट मानते हैं, इसीलिए इनको डोमेस्टिक बाउंड्री में ऐड करते हैं। और देखो क्या है, जो भी शिफ्ट है, जो भी एयरक्राफ्ट है, ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरीज में आता है। फिशिंग वेसल्स हो गया, ऑयल रिग, बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं पानी में, वो भी डोमेस्टिक बाउंड्री में होते हैं। फिशरमैन स्टूडेंट, फिशरमैन हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री से बियॉन्ड जाके फिश पकड़ते हैं ना, लेकिन उसको हम डोमेस्टिक बाउंड्रीज में इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड नहीं करते स्टूडेंट? समझिए, जैसे कि फॉरेन एम्बेसी, अगर हमारे कंट्री के एम्बेसी है बाहर, तो बाहर के भी तो जैसे यूएसए, जापान, चाइना, इनके भी तो एम्बेसी हमारे भारत में होंगे, तो वो कंसल्टेंट हो गए, बाहर के कंसल्टेंट हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जैसे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WTO हो गया, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, UN हो गया, ये ना एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एज अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट काउंट किए जाते हैं। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरीज में इंक्लूड नहीं होते हैं। क्या इंक्लूड होते हैं? पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस ये सारे फैक्टर। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये चार इसको प्रैक्टिस कर लेना और इसका आंसर देने की कोशिश करना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ना, इसको प्रैक्टिस करना और मुझे ना आंसर देने की कोशिश करना। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेजिडेंस। देखो, हम ना जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और जब भी हम GDP की बात करेंगे स्टूडेंट, तो हम ना सिटीजन वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो या क्या वर्ड यूज करेंगे? हम वर्ड यूज करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। क्या यूज करेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? वो इंडियन भी हो सकते हैं, वो फॉरेनर भी हो सकते हैं, लेकिन और टेक्निकल में बोलूं स्टूडेंट, तो नॉर्मल रेजिडेंट वो रेजिडेंट होते हैं जो कि 1 साल और 1 साल से ज्यादा, 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर, अगर वो 1 साल और 1 साल से ज्यादा, अगर वो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी देश में, पता नहीं वो कौन से कंट्री के हैं, कोई मतलब नहीं है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बट आप कंजम्पशन प्रोडक्शन करने होने चाहिए। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, किसी भी देश में, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, लेकिन 1 ईयर आपका टाइम पीरियड होना चाहिए। तो अगर हम रेजिडेंस की बात करें, तो वो मोर देन 1 ईयर अगर उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट है, मीन्स वो कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट किसको नहीं बोलेंगे? जैसे कि टूरिस्ट हो गया, डिप्लोमेट्स हो गए, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इसको हम नहीं बोलते, क्योंकि ये 1 साल से पहले पहले चले जाते हैं स्टूडेंट, वो होता है। या क्रू मेंबर हो गया, सीजनल वर्कर हो गया, आप सुनते होंगे ना, नेपाल के वर्कर आते हैं, काम करते हैं हमारे भारत में और चले जाते हैं, तो वो क्या हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे? नहीं होंगे स्टूडेंट, वो हमारे इंडिया में 1 साल तक होने चाहिए। अगर कोई भी 1 साल तक रह रहा है और 1 साल से ज्यादा रह रहा है, उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोल देंगे। क्या नहीं इंक्लूड होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करो। ठीक है, जैसे कि बॉर्डर वर्कर हो गए, या क्रू मेंबर हो गए, सीजनल वर्कर हो गए, ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। चलो, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क करोगे आप, राइट, ये होमवर्क करोगे आप, इसको एक बार देख लो, राइट, ये है, देख लो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं और कौन नहीं होता, ये क्वेश्चन है, कुछ सवाल है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे नेशनल वर्ड क्या होता है। जैसे नेशनल इनकम बोल रही हूँ, डोमेस्टिक इनकम बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है समझो। जब भी नेशनल वर्ड आए ना स्टूडेंट, नेशनल वर्ड आए, तो नेशनल का मतलब होता है
कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लोकेशन मायने नहीं है, लोकेशन मायने नहीं है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो नेशनल प्रोडक्ट होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डोमेस्टिक मींस लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, नेशनल मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा है ना, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये याद रखिएगा। तो हम ना सिटीजन की बात नहीं करते हैं, हम रेजिडेंट वर्ड बोलते हैं। रेजिडेंट मतलब कि उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट होना चाहिए, ओके, ये होता है। चलिए अब हम देखेंगे फैक्टर इनकम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, समझो। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जहां पर काम करता है, कोई काम करता है, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछा जाएगा कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो 4 होते हैं स्टूडेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जब इनका हम पेमेंट करते हैं, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेज हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो अगर जब हम काम कर रहे हैं, काम का क्या कर रहे हैं, रेंडरिंग एनी वर्क, वर्क कर रहे हैं और हमें इनकम मिल रहा है, हमें इनकम मिल रहा है, तो उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है स्टूडेंट। लेकिन ट्रांसफर इनकम, ट्विस्ट पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, जो ट्रांसफर इनकम होता है वो फ्री फंड का होता है, मैं इसको याद करती हूँ, फ्री फंड का होता है, जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है, फ्री फंड होता है। फ्री फंड जैसे बोलोगे मैम क्या, गिफ्ट है ना, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंसेस हो गया, या जो पेंशन है स्टूडेंट, पेंशन भी याद रखना, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और नॉर्मल पेंशन नहीं होगा। अब बोलोगे मैम नॉर्मल पेंशन क्यों नहीं होगा, देखो पेंशन मतलब कि अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो और कुछ उसका कुछ पैसा आप डिपॉजिट कर पा रहे हो कि जब मैं 60 साल का होऊंगा या होंगी तो मैं निकालूंगी, तो वो आपका पैसा है ना, आपने अर्न किया है। लेकिन ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है जो कि अनअर्न्ड इनकम होता है, आपने कमाया नहीं है, फ्री फंड में हमें मिला है। तो ओके, तो ओल्ड एज पेंशन अगर आता है ऑप्शन में तो सही होगा, नॉर्मल पेंशन आता है तो सही नहीं होगा। ऑलराइट, ये याद रखिएगा। तो ट्रांसफर इनकम वो होता है जो कि विदाउट एनी वर्क से मिलता है। ओके, तो जैसे गिफ्ट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, याद रखना है आपने। ओके, ये अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है स्टूडेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो इनकम है वो कहाँ कहाँ फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऑफ इनकम कहाँ कहाँ होता है, एक एक करके समझेंगे। तो पहला जो हमारा सेक्टर होता है जिसको वन सेक्टर बोलते हैं, वो होता है हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन करता है स्टूडेंट, कंजम्पशन करता है, डिमांड करता है, क्या करता है, डिमांड करता है। और फॉर्म, फॉर्म मीन्स प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हमारा सेकंड सेक्टर हो जाता है जो कि सप्लाई करता है, सप्लाई करता है। थर्ड सेक्टर जिसको थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, वो हमारा जी सेक्टर, ये आई सेक्टर, और ये क्या है, सी, सी होता है हाउस होल्ड को, सी, सी मीन्स कंजम्पशन कर रहा है, जी मतलब ये वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। और ये एक्सटर्नल सेक्टर होता है, या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट, या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, या तो हम इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, या तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब इनका काम देखो स्टूडेंट, एक इनका काम करो, देखो तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, ओके, देते हैं, प्रोवाइड, देना। ये रिसीव करते हैं इनकम, इनकम इनको मिलता है, इनकम इनको मिलता है। ये एक्सपेंडिचर करते हैं, क्या करते हैं, ये एक्सपेंडिचर करते हैं। अब बिजनेस की बात करें तो ये प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं स्टूडेंट, ये लेते हैं, ये देते हैं, और ये ना ये रेवेन्यू अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये ना प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फायदा अर्न करते हैं। फिर देखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करता है,
टैक्सेस कलेक्ट करता है, एक्सपेंडिचर करता है, किस पर? पब्लिक गुड पर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सर्विसेज को करता है। और ये रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, रिच से लेकर पुअर को दे देता है, रिच से लेकर पुअर को दे देता है। अब हुआ क्या स्टूडेंट कि जरूरी नहीं है कि हम अपने कंट्री में सब कुछ हम क्या कर सके, उसका उत्पादन कर सके, है ना, सब कुछ प्रोड्यूस कर सके, जरूरी तो नहीं है ना। तो हमें बाहर से भी कुछ ना कुछ लेना होता है, जैसे कि हम ऑयल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट तो नहीं, इंपोर्ट ही करते हैं ऑयल को, ठीक है। तो ये होता है, तो वो फॉरेन सेक्टर जिसको हम फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट? तो जब एलपीजी पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी 1991 में आया था, तब से हमने एक्सटर्नल इकोनॉमी भी ज्यादा कर लिया था। ओके, एक्सटर्नल। चलो इसको कंक्लूड करते हैं। तो देखो मैं फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ले रही हूँ, यहाँ पर फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ले रही हूँ। कौन कौन से सेक्टर है? पहला सेक्टर है, देखो पहला सेक्टर है आपका किसका? पहला है कंजम्पशन। क्या है? कंजम्पशन, जो कि हाउस होल्ड होता है। कंजम्पशन जिसको हम हाउस होल्ड बोलते हैं और इसको हम सीट से डिनोट करते हैं। ये क्या क्या काम करता है? तो ये प्रोवाइड करता है, क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके, प्रोवाइड करता है, ओके। और क्या करता है? ये एक्सपेंडिचर करता है या डिमांड करता है। क्या करता है? डिमांड करता है। ये ना इनकम अर्न करता है, ये इनकम अर्न करता है स्टूडेंट, इनकम अर्न करता है। दूसरा, इसको पहला बोलेंगे, दूसरा देखो क्या है। दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टर, जो कि फर्म भी आप बोल सकते हो, फर्म भी बोल सकते हो। तो ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर, ठीक है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा, आई से डिनोट करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट देता है स्टूडेंट, ये एम्प्लॉयमेंट देता है, ओके। ये प्रॉफिट अर्न करता है, ये प्रॉफिट अर्न करता है। ये सप्लाई करता है, क्या करता है? सप्लाई करता है। तीसरा, तीसरा देखो क्या है स्टूडेंट? तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारे पास सरकार आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाता है, जिसको हम जी बोलते हैं, जिसको हम जी बोलते हैं। ये ना वेलफेयर के लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है। और क्या काम करता है? ये टैक्सेस को लेता है, टैक्सेशन को लेता है और एक्सपेंडिचर भी करता है, और इसको हम जी डिनोट करते हैं। फिर हमारा एक्सटर्नल सेक्टर आता है, एक्सटर्नल सेक्टर आता है, एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ओके। ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, राइट। इसको हम नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं स्टूडेंट। अब देखो बोलोगे मैम नेट एक्सपोर्ट क्यों? क्योंकि जो पैसा आ रहा है उसको हम लेंगे और जो पैसा जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर। ऑलराइट, अब मैं बेहतरीन चीज आपको बताती हूँ। ये स्टूडेंट इन तीन सेक्टर, अगर ये तीन सेक्टर आ जाता है तो इसको हम क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी बोला जाता है। जब ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो इसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। अच्छे से मैं इसको समझाती हूँ, देखो इसको मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ, एग्जामिनर पूछ जाएगा आपको। देखो देखो यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी में क्या आते हैं, क्लोज इकोनॉमी में जो है वो क्या आता है? तो क्लोज इकोनॉमी में थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आती है, थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आता है, ओके। और ओपन इकोनॉमी में क्या आता है? तो ओपन इकोनॉमी में फोर सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, फोर सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। और फोर्थ सेक्टर कौन सा होता है? फोर्थ सेक्टर कौन सा होता है वो दिखाती हूँ अभी। तो जब C प्लस आई प्लस जी करते हैं तो ये हो जाएगा क्लोज इकोनॉमी। जब हम C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करते हैं, एक्स माइनस एम करते हैं, तो वो ओपन इकोनॉमी हो जाता है, ओपन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको देखेंगे स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब हम समझेंगे।
अब आप मैं टर्म्स यूज कर रहे हैं, अब मैं आपको प्रॉपर टर्म्स बताऊंगी, इसको ध्यान से समझना। तो आ जाता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी क्या होता है समझिए। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है जीडीपी खाता। जीडीपी बहुत मुश्किल लगता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे आ जाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखना है। तो जीडीपी क्या हो सकता है, देखो पहला पॉइंट याद रखना है, फाइनल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा स्टूडेंट, फाइनल होना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं होगा क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फाइनल होना चाहिए। एक फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मली लेते हैं, बहुत सारे ले नहीं सकते ना, तो एक ही फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है नॉर्मली। ठीक है, वन फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है स्टूडेंट, मार्च तक होता है। थर्ड पॉइंटर, वो डोमेस्टिक टेरिटरीज में होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरीज मैंने आपको बताया था ना, क्या होगा याद करो, पॉलिटिकल बाउंड्री मैम, बिल्कुल पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस, और क्या होगा पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ अदर फैक्टर भी होगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक टेरिटरीज हो जाएंगी। ओके, ये है चौथा इंपॉर्टेंट। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, अगर उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट है 1 साल और 1 साल से ज्यादा, उसको हम जीडीपी में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये डोमेस्टिक है स्टूडेंट। तो कोई भी प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, वो रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंस होना चाहिए। ओके, मीन्स उसका वो 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर अगर करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको जीडीपी में इंक्लूड कर लेते हैं। आया समझ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पूछते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी का, तो वो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होगा। तो जीडीपी इज इक्वल टू 4 सेक्टर से आएगा। बोलोगे 3 सेक्टर, हाँ 3 सेक्टर का भी आ सकता है। तो जब सबको कैलकुलेट कर लेते हैं तो देश की इनकम, भारत का इनकम मीन्स जीडीपी आ जाता है। जीडीपी समझ आया स्टूडेंट, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या रिवाइज करेंगे, जब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है बॉर्डर ऑफ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज रिगार्डलेस, कौन प्रोड्यूस कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं, वो उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट मींस वो रेजिडेंट होना चाहिए। ओके, ये है डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्लूड होता है इसमें, सी प्लस आई प्लस जी प्लस ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जीडीपी हो गया, क्लियर हो गया है, ये जीडीपी हो गया है। याद रखना जीडीपी ना आपको मॉनेटरी टर्म्स बताएगा, मॉनेटरी वैल्यूज बताएगी, मॉनेटरी मतलब मनी, मनी वैल्यू आपको बताएगा। ओके, मनी वैल्यू बताएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने जीडीपी, ओके जीडीपी समझ लिया, जीडीपी क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने समझ लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो डी भी सी है और बी भी पी है ना, सेम है। फर्क क्या है स्टूडेंट, फर्क क्या है, फर्क बोलोगे मैम ग्रॉस में और नेट में, बिल्कुल स्टूडेंट ग्रॉस में और नेट में फर्क है। नेट में डेप्रिसिएशन पढ़ा के आई हूँ वही है। तो जब हम डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, जब हम डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ग्रॉस आ जाता है। जब भी डेप्रिसिएशन ऐड होगा स्टूडेंट तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रॉस। ओके, कैपिटल गुड्स मींस ग्रॉस। जब हम माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन अभी मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन क्यों बताया था, इसीलिए ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका
नेट, यस स्टूडेंट, नेट होगा। तो ऑलवेज ग्रॉस में डेप्रिसिएशन प्लस होता है, नेट में डेप्रिसिएशन माइनस होता है, माइनस होता है। समझो स्टूडेंट। तो अगर मुझे एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है, नेट नेट डोमेस्टिक क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और अभी हमारे पास क्या है, हमारा जीडीपी। तो अगर मुझे जीडीपी में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, ऑफ कैपिटल गुड्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ओके। ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ओके। तो देखो जीडीपी में से जब हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो एनडीपी आ जाता है, सिंपल है, ओके, सिंपल है। मतलब कि मान लो, इसको बोलोगे माइनस क्यों कर रहे हैं, मैं समझाती हूँ। जब जीडीपी आता है ना स्टूडेंट, जब जीडीपी आता है तो होता ये है, जीडीपी आता है तो होता ये है कि इसमें ना एक मशीन इनकम जनरेट करके दे रही है, लेकिन उस मशीन में इनकम जनरेट करके दे रही है, लेकिन उसमें एक्सपेंडिचर भी तो लगा है, उसमें खर्चा भी तो लगा है। जब उस खर्चे को हम माइनस कर देते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है ना। अगर कोई मशीन आपको अर्न करके दे रहा है तो उसके मेंटेनेंस चार्ज भी तो होते हैं, जब उसको माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल है स्टूडेंट। तो डोमेस्टिक वाला तो समझ आ गया मैम, चलो अब नेशनल वाला समझा देती हूँ। आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि मैम ठीक है, आपने ये बोला कि हमारे भारत में कोई कंज्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो बोलोगे मैम हमारा ना मन किया बाहर चले गए और बाहर जाके मैं पैसे अर्न करके भेज रही हूँ अपनी मम्मी पापा को, तो वो कहाँ इंक्लूड होता है मैम, बहुत अच्छे, अभी बताती हूँ कहाँ इंक्लूड होता है। देखो कहाँ इंक्लूड होता है, तो देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यही क्या था जीडीपी में, है ना। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होंगे स्टूडेंट। फिर दूसरा, एक फाइनेंशियल ईयर मींस वन फाइनेंशियल ईयर, जिसको FY लिखते हैं। अब यहाँ पर कोई भी डोमेस्टिक बाउंड्री नहीं होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी है, लेकिन वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए स्टूडेंट। मींस अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर मैं इंडिया की हूँ और बाहर जाके पैसे अर्न करके भेज रही हूँ तो वो डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि मैं इंडिया की डोमेस्टिक में नहीं हूँ और ना ही मैं डिप्लोमेट्स हूँ, ना ही मैं एम्बेसी हूँ, तो कहाँ इंक्लूड होगा, तो नेशनल में इंक्लूड होता है स्टूडेंट, नेशनल में। अब ये जो इंडिया का रेजिडेंट है, इसको इकोनॉमी टर्म्स में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर, नेट मतलब कुछ ना कुछ माइनस होता है, नेट ऑलवेज कुछ ना कुछ माइनस करके आता है स्टूडेंट। तो नेट मतलब फैक्टर, फैक्टर मैंने कमाया, इनकम कहाँ से, एब्रॉड से कमाया है, एब्रॉड से, तो इसको बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जीएनपी का फॉर्मूला क्या है समझो। जीएनपी का फॉर्मूला क्या होगा, जब मैं जीएनपी निकालूंगी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, जब जीडीपी में प्लस होगा स्टूडेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम -2। अब ये फ्रॉम -2 क्या है स्टूडेंट, तो समझो, फ्रॉम मतलब कि वो इंडिया का है ना, इंडिया का है, इंडिया का बाहर गया है और पैसा भेजा है, उसको हम प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी तो फॉरेनर है, यहाँ पर भी तो फॉरेनर है स्टूडेंट, उसको हम माइनस कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। समझो, जब हम बात करेंगे तो बाहर कोई गया है और पैसा भेजा है तो उसको ऐड कर, तो यहाँ पर भी तो फॉरेनर है ना, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो नेट मतलब कुछ तो माइनस हो रहा होगा, लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ जो फॉरेनर है उसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, फिर जीएनपी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ मैं आप पर, देखो आपको पता है कि जीडीपी में इंडिया का भी है ना, जीडीपी में
इंडिया का भी है और फॉरेनर का भी है ना, फॉरेनर का भी है। तो जब हम जीएनपी निकालते हैं स्टूडेंट, तो इंडिया का ऐड करते हैं, फॉरेनर का माइनस करते हैं, और जो इंडियन फॉरेनर है ना, जो इंडियन फॉरेनर है उसको प्लस कर देते हैं, इंडियन फॉरेनर है ना, इंडियन जो फॉरेनर है उनको हम प्लस कर देते हैं। आया समझ, आया समझ, इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा स्लाइड में बता देती हूँ। ठीक है, स्लाइड में बता रही हूँ, देखो क्या है समझना। तो जीएनपी क्या होता है स्टूडेंट, जीएनपी आता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री मतलब इंडिया का, बोथ डोमेस्टिकली मतलब जो हम यहाँ पर हैं, और जो अब्रॉड में वो दोनों इंक्लूड होता है। लेकिन अगर यहाँ पर फॉरेनर है उसको माइनस कर देंगे। तो जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन इसमें जो अर्न किया है फ्रॉम मतलब अब्रॉड में अर्न किया उसको प्लस करेंगे, और जो हमारे इंडिया में फॉरेनर है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आया स्टूडेंट, ये आया। अब क्या आ जाएगा, अब देखो आ जाएगा एनएनपी। क्या आ जाएगा, एनएनपी। एनएनपी क्या होता है स्टूडेंट, समझिए इसको। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि जीएनपी होता है, ओके, क्या होता है, जीएनपी होता है, जीएनपी। इसमें हमने देखा मैम डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस कर रहा है या इंडिया का कोई बाहर गया है वो अर्न करके आया है, हमने ऐड कर दिया, बहुत अच्छे। अब मैं ना एक इनकम अर्न करा है मशीन ने, तो इस पे कुछ एक्सपेंडिचर भी तो होगा, उसको हम माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जो कि मशीन इनकम कर अर्न करके दे रहा है, तो उसमें एक्सपेंड मतलब माइनस भी तो होगा। तो देखो जीएनपी में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। क्या करेंगे, कैपिटल गुड्स को माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चे, तो आ जाएगा आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। चीजें वही है, नेशनल है, बस इसमें से हमने माइनस कर दिया है डेप्रिसिएशन, तो नेट की वैल्यू आ गई, नेट वैल्यू आ गई। समझ आया, तो ये हमारा नेट वैल्यू हो गया है, बहुत अच्छे। चलो आगे हम टर्म समझेंगे, आगे टर्म्स हम समझेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट टर्म है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। देखो अब एक कोई चीज बन रही होती है, मान लो कि एक पार्ले जी बन रहा होता है, तो सरकार ना उस पर कॉस्ट को कम करने के लिए, एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट पे कम करने के लिए ना सब्सिडी देती है। तो एक तो फैक्टर प्रोडक्शन लगता है, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, लाइक सपोज कि एक गुड्स बन रहा है ना, एक गुड बन रहा है, तो इस पर क्या लगेगा स्टूडेंट, फैक्टर और प्रोडक्शन लगेगा, है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेगा। और यहाँ पर सरकार क्या देती है, सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी पता है ना, वही होता है, ओके, सब्सिडी हो जाती है। और यही गुड जब आ गया मार्केट में, जब ये मार्केट में आ गया है, तो सरकार जो है इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करती है ना, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करती है स्टूडेंट, तो उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। समझो यहाँ पर, तो एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट जिसमें ऐड होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इसमें प्लस होता है सब्सिडीज, सब्सिडीज प्लस होता है, तो माइनस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी ये एक गुड बन रहा है, तो सरकार इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे स्टूडेंट, टैक्स लगाएंगे जब वो मार्केट प्राइस पर आ जाएगा, वो फैक्ट्री गेट पर आ जाएगा। जब वो फैक्ट्री गेट पर आ गया स्टूडेंट, तो सरकार बोलेंगी अच्छा आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन इस पर आप इनडायरेक्ट टैक्स दो, जैसे कि जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स मैं किसी और चैप्टर में बताऊंगी, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जैसे एग्जांपल जीएसटी लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सब्सिडी प्लस है, तो माइनस कर देंगे हम इन सब्सिडी को माइनस कर देंगे, यस सब्सिडी को माइनस कर देंगे। तो जब फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो प्लस सब्सिडी करते हैं और माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट। अभी वो गुड बन रहा है तो सिर्फ उस पर सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन टैक्स नहीं दिया जाता है। और वही गुड जब फैक्ट्री गेट पर आ चुका है, देखो मैं आपको बताती हूँ,
मान लो आप ना मार्केट जाते हो और एक प्रोड्यूसर बोलता है मैम 100 रुपए का ये सामान है, आप 20 रुपए टैक्स दे दो, तो आप बोलोगे ना क्यों, हम टैक्स क्यों दे, इसमें तो इंक्लूडेड है। यस स्टूडेंट, इंक्लूडेड होता है ना, इंक्लूडेड होता है। यस स्टूडेंट, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस में माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होगा प्लस सब्सिडी। याद रखना, इसमें माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होता है प्लस सब्सिडी होता है। वही वही अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में ऑलरेडी सब्सिडी प्लस है तो दोबारा देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओके, ये होता है। तो इसमें ऑलवेज इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस सब्सिडी होती हैं। आया समझ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम को तो आप स्किप नहीं कर सकते हो, किसी हालत पर स्किप नहीं कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इनफैक्ट आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करना चाहिए स्टूडेंट। चलो देखो, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगी। देखो, आपको अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो देखो, ग्रॉस होता है स्टूडेंट और नेट होता है ना। नेट मैंने आपको पढ़ाया, तो जब भी नेट की आपको नेट निकालना है तो आप माइनस कर देना डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। और जब भी आपको ग्रॉस निकालना है तो प्लस कर देना डेप्रिसिएशन। समझो, अब हम देखेंगे यहाँ पर, जब मुझे नेशनल निकालना है और जब मुझे डोमेस्टिक निकालना है, जब मुझे डोमेस्टिक निकालना है और जब मुझे नेशनल निकालना है। डोमेस्टिक मतलब इंडिया, यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे ना, क्योंकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। तो डोमेस्टिक में क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होगा। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, नेशनल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा। मतलब जब डोमेस्टिक की बात करेंगे तो जो बाहर फॉरेनर गया उसको माइनस कर देंगे, लेकिन नेशनल की बात करेंगे तो जो फॉरेनर गया उसको प्लस कर देंगे, है ना, ये होता है। अब देखो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब ये देखो, मार्केट प्राइस में हम प्लस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, माइनस सब्सिडी कर देंगे। और मार्केट प्राइस की बात करें तो इसमें माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करेंगे। यस स्टूडेंट, यहाँ पर एक और टर्म्स आ जाता है। देखो, जब एक और टर्म एग्जाम में आपको आ जाएगा, देख, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को क्या एक टर्म देते हैं, इनडायरेक्ट। एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है, आपको ये भी दे सकता है। तो फैक्टर कॉस्ट में माइनस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स देखो फैक्टर कॉस्ट में माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस हो गया। मार्केट प्राइस में प्लस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस होता है स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको एक बार देखो, आया समझ, इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंक्लूड करके सब कुछ दे दिया है, ठीक है। अब देखो, एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, और एक चीज समझाती हूँ। जब भी आपको पूछा जाए कि नेशनल इनकम को कैसे डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो नेशनल इनकम को डिनोट किया जाता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। जब भी आपको नेशनल इनकम निकालना हो तो उसको डिनोट करते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट से। आपको पूछा जाता है जीडीपी इंडिया का कौन सा है, किस पर कैलकुलेट हो जाता है, तो मार्केट प्राइस पर। और ये 2015 से हमने अडॉप्ट किया। बिफोर 2015 हम किस पर कैलकुलेट करते थे, जीडीपी एट फैक्टर। तो अगर अभी पूछते हैं तो इंडिया जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे इसको। नेशनल इनकम को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी को एट मार्केट प्राइस पर। ओके, चलो।
नेक्स्ट अब आता है नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल और रियल जीडीपी, चलिए समझते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। नॉमिनल और रियल जीडीपी, देखो जीडीपी मैंने आपको समझाया स्टूडेंट, जीडीपी आपको समझाया, बोलोगे मैम हाँ आपने बोला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, बहुत अच्छे, एक साथ वन फाइनेंशियल ईयर में होने चाहिए, बहुत अच्छे। वो क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरीज में होने चाहिए, बहुत अच्छे, डोमेस्टिक टेरिटरीज में होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरीज में होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो वो मतलब कि किसके द्वारा, रेजिडेंट, है ना, रेजिडेंट के द्वारा, मीन्स यहाँ पर इंडियन भी आ जाएंगे, इंडियन भी आ जाएंगे और फॉरेनर भी आ जाएंगे, फॉरेनर भी आ जाएंगे, दोनों सिंपल करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब यही जीडीपी समझो स्टूडेंट, जब यही जीडीपी कैलकुलेट होता है, जब यही जीडीपी कैलकुलेट होता है, ओके कैलकुलेट होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जब ये कैलकुलेट होता है करंट ईयर प्राइस पर, करंट ईयर प्राइस, अभी करंट ईयर क्या चल रहा है, तो बोलोगे मैम 26-27, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर लेते हैं ना स्टूडेंट, इसीलिए 26 और 27 को ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन माइनस होता है, इसमें प्लस होता है स्टूडेंट, इनमें प्लस होता है, क्यों मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम देखते हैं कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी हो रहा है, ये इंक्रीज डिक्रीज हम देखते हैं, तो इसमें ना प्राइस भी इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड होता है, ओके ये होता है, ये होता है नॉमिनल जीडीपी। वही देखो रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी जो कि बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। और बेस ईयर हम ले रहे हैं अभी 2000, यहाँ पर अभी चेंज हुआ है 26 में स्टूडेंट, और बेस ईयर क्या हो गया है यहाँ पर 22 और 23 हो गया है। अब बोलोगे मैम बेस ईयर मतलब, एक ना हम कंपैरिजन करने के लिए एक बेस ईयर निर्धारित करते हैं और वहां से कंपैरिजन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी हम ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि मान लो ना कि अभी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन जब तक मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी पिछले से तो मुझे आपको एक्चुअल ग्रोथ नहीं पता चलेगा। तो एक इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको जब बेस ईयर से कंपैरिजन करने के लिए बेस ईयर डिसाइड होता है, बेस ईयर चेंज होता है, पहले 2015 में चेंज हुआ जो कि 11-12 था, अभी फिलहाल ही 22 और 23 हो गया, 22 और 23 हो गया स्टूडेंट, ठीक है 22 और 23 हो गया, 11-12 से चेंज हुआ है। तो बेस ईयर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि आप इसको ना चेंज करते रहो 5 साल के, मतलब कि 5 साल में चेंज कर लो। तो पहले हमारा 2015 में चेंज हुआ था, अभी 2026 में चेंज हुआ है। और जो बेस ईयर लिया जाता है ना स्टूडेंट, वो करंट ईयर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए और बहुत पास नहीं होना चाहिए। और जब बेस ईयर डिसाइड करते हैं ना तो वो ईयर ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, जैसे कोविड-19 को हम बेस ईयर नहीं ले सकते, 2020 को हम कभी बेस ईयर नहीं ले सकते, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये है अब यहाँ पर ना इन्फ्लेशन माइनस होता है, इन्फ्लेशन माइनस होता है, इन्फ्लेशन माइनस होता है। और इसमें हम देखते हैं P इंटू क्यू, T इंटू क्यू देखते हैं, ठीक है। और यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, P को मीन्स इन्फ्लेशन को हम कांस्टेंट कर देते हैं, इसीलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो हमारा P होता है कांस्टेंट कर देते हैं। हम एक्चुअल देखते हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, हम ये देखते हैं स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है नॉमिनल अच्छा है या रियल अच्छा है, तो रियल अच्छा है, रियल अच्छा है, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंट्री की वेलफेयर देखना है तो वो रियल जीडीपी देखना चाहिए, नॉमिनल अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम इन्फ्लेशन को भी देखते हैं, और इन्फ्लेशन कभी भी अच्छा नहीं होता ना स्टूडेंट इकोनॉमी के लिए, तो इसलिए ठीक है। तो नॉमिनल और रियल, नॉमिनल और रियल, चलिए एक बार और समझ लेते हैं। तो देखो नॉमिनल क्या होता है, जो कि करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट होता है। रियल क्या होता है,
जो कि बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट होता है। जल्दी से बेस ईयर प्राइस लिख दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, इसमें एक्सक्लूडेड होता है। ये सही नहीं होता है क्योंकि प्राइस के साथ ये इंक्रीज डिक्रीज होता है, और ये प्राइस के साथ इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि हम प्राइस को कांस्टेंट कर देते हैं, सिर्फ ये क्वांटिटी को देखते हैं। और देखो ये एक्यूरेट होता है इकोनॉमी डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की अगर ग्रोथ देखनी है स्टूडेंट तो बेस्ट इंडिकेटर होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेस्ट होता है। समझ आया स्टूडेंट? समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो ग्रीन जीडीपी, एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन जीडीपी आजकल पूछा जा रहा है। ग्रीन का मतलब पहले ये समझो, ये सस्टेनेबिलिटी को बताता है। ग्रीन का मतलब सस्टेनेबिलिटी, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें बताती हैं। कि एनवायरमेंट से मतलब कि आप कोई भी कंजम्पशन प्रोडक्शन कर रहे हो जिससे आप एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, वो तो ग्रोथ नहीं है ना। तो जो आप जीडीपी, जो आपने कंजम्पशन प्रोडक्शन किया है उसको माइनस करो एनवायरमेंटल। जैसे मान लो मैंने ना प्रोडक्शन किया और मैंने 100 रुपीज अर्न करी, लेकिन मैंने ना 20 रुपया मैंने एनवायरमेंट को पोल्यूट कर दिया। तो जब मैं 100 में से माइनस कर दूंगी 20, तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये है आपकी एक्चुअल, है ना। अभी तो स्टूडेंट की कैलकुलेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप कितना पोल्यूट कर रहे हो ये मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अभी तो हम ग्रीन जीडीपी का कोई फॉर्मूला नहीं आया है, लेकिन इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ना कोई एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। आप जब जीडीपी बढ़ा रहे हो तो ये देखो कि आपने एनवायरनमेंट को कितना खराब किया है। जब एनवायरनमेंट को खराब किया उसको माइनस कर दोगे फिर आपका एक्चुअल ग्रोथ माना जाएगा, है ना। तो जब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी माइनस एनवायरनमेंट, जो डिग्रेड कर रहे हैं उसको माइनस कर दो, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जीवीए। जैसे कि मान लो हमें ना एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखना है, या हमें मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ देखना है, तो क्या हम, या हमने सर्विस सेक्टर का ग्रोथ देखना है, तो क्या हम जीडीपी बोलेंगे? नो स्टूडेंट, तब हम जीडीपी नहीं बोलते हैं, तो हम जीवीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू। बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर का जीवीए कितना हुआ, है ना, सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए। जब मुझे पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ देखनी है, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ देखनी है, तो जीवीए होता है, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर। तो जब मैं समीशन कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, जीवीए में ऐड कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। ये समीशन ऑफ ऑल सेक्टर, तो जी क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम। अब हुआ ये था स्टूडेंट कि जो जीडीपी था ना वो ओवरऑल ग्रोथ बता रहा था, ओवरऑल ग्रोथ बता रहा था। तो हम ना एक कंसेप्ट लेके आए पर कैपिटा, क्योंकि अब बोलोगे मैम वो सही क्यों नहीं था, मैं आपको बताती हूँ मैं वो सही क्यों नहीं था। तो देखो अब जीडीपी में ना, जीडीपी की बात करें यहाँ पर, तो जीडीपी आपको पता है मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। अगर किसी की मतलब कि 2% की इकोनॉमी में 2% की भी अगर ग्रोथ होगी ना तो हमारी जीडीपी बढ़ के आएगी स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स देगा और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगी तो जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने हर एक सेक्टर को या हर एक इंडिविजुअल को देखना है कि वो हमारे भारत में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। इसके लिए हम लेके आए पर कैपिटा इनकम, मतलब कि ये तो हम देख रहे हैं ओवर। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मैं देखूंगी कि क्लास में ना कितना अच्छा बच्चे हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। तो किसी दो बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और मेरा ना एग्रीगेट अच्छा है, क्योंकि ग्रॉस क्या एग्रीगेट है ना स्टूडेंट। तो एग्रीगेट मेरी क्लास की तो अच्छी है, लेकिन जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा उसको तो मैं इग्नोर कर रही हूँ ना स्टूडेंट, यही बात है। तो हमें ये देखना है कि हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, और जब इसे मुझे देखना है उसके लिए एक फॉर्मूला लाया गया, दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम तो क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम क्या होगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मैंने क्या डिनोट किया था? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यस स्टूडेंट, फैक्टर कॉस्ट अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन। क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन।
ठीक है, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम निकालने का ये फॉर्मूला है। पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज बोलते हैं, एवरेज इनकम भी बोलते हैं। वाई एवरेज इनकम बोलते हैं स्टूडेंट, वाई एवरेज इनकम बोलते हैं क्योंकि इकोनॉमी में हम मार्जिनल एडिशनल को डिनोट करते हैं और मुझे पर यूनिट देखना है तो उसके लिए मुझे पर कैपिटा मींस एवरेज इनकम देखना होता है, राइट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे, नोट करेंगे। आपसे पूछा जाता है बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है आपसे अगर पूछा जाता है तो क्या आंसर होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम। तो बोलोगे मैम रियल जीडीपी अभी आपने बताया, ये स्टूडेंट जीडीपी से बेहतर है, जीडीपी से बेहतर है नॉमिनल जीडीपी। ये एक साल में बताएगा कि कितना आप ग्रोथ कर रहे हो। लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन देखना है तो मैं रियल जीडीपी देखूंगी, रियल जीडीपी देखूंगी। और इससे भी बेहतर मुझे देखना है तो पर कैपिटा इनकम बेस्ट है, बेस्ट है पर कैपिटा इनकम। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो इसको टिक कर देना, अगर ऑप्शन में होता तो इसको टिक कर देना स्टूडेंट। ये बेस्ट मेजर है, ये बेस्ट मेजर है, समझे स्टूडेंट। तो ये बेस्ट मेजर है। क्यों बेस्ट है, बेनिफिट क्यों है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्यों अच्छा है, क्योंकि ये ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। हर एक इंडिविजुअल की जो रहन सहन है, इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। ये ना कंपैरिजन इंडिया से कितना बेहतर कर रहे हैं, पाकिस्तान कितना पाकिस्तान इंडिया से कितना, मतलब इंडिया पाकिस्तान से कितना बेहतर कर रहा है, या यूएसए से हम कितना बेहतर कर रहे हैं, कंपैरिजन करने में पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है। इकोनॉमी प्लान, अगर आपकी पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है तो योजनाएं बनाओ, प्लानिंग बनाओ। क्योंकि एग्रीगेट में तो आप प्लानिंग नहीं बना रहे थे, एग्रीगेट में तो आपको सिर्फ 2 लोगों की इनकम दिख रही थी। वो अगर अडानी अंबानी की इनकम इंक्रीज होगी, एग्रीगेट बढ़ के आएगा, तो क्या वो एक्चुअल ग्रोथ हुई, नहीं हुई स्टूडेंट, राइट। ये है एड एलोकेशन, आप ग्रांट दे दो, है ना, जो जो नहीं अच्छा कर रहे हैं तो आप ग्रांट दे दो, ग्रांट दे दो, ये होता है पब्लिक अवेयरनेस। अब आपको पता चला कि मैम रियल जीडीपी सही नहीं है, पर कैपिटा इनकम। अगर पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं आपने जीडीपी बहुत अच्छा किया तो आप बोल सकते हो पर कैपिटा इनकम कितना किया ये बताओ, है ना। तो लोगों को अवेयरनेस हुआ अपनी इकोनॉमी कंडीशन के बारे में। परफॉर्मेंस इंडिकेटर या स्टूडेंट जब एचडीआई करते हैं तो हम पर कैपिटा इनकम को लेते हैं, तो ये बताता है कि कितना अच्छा बेहतर कर रहे हो। इकोनॉमिक डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हो। जो सेक्टर जो हमारा स्टेट है, मान लो कि एक केरला है, एक बिहार है, एक यूपी है, तो जिसमें आपको लगता है कि पर कैपिटा इनकम बहुत खराब है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करो, वहां पर इंडस्ट्रीज बनाओ, है ना। ये सोशल वेलफेयर, आप सोशल वेलफेयर कर सकते हो, है ना। पर कैपिटा इनकम नहीं है तो वहाँ के लिए घर बनाना है, सैनिटेशन लेके आने, योजनाएं बनाने हैं, राइट। ये है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब जहां पर जिनके पास पैसा नहीं है तो रिच से टैक्स लिया और हमने दे दिया पुअर को, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समझे स्टूडेंट। तो ये था पर कैपिटा इनकम। आगे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, ओके। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेके आऊंगी जहां पर जैसे पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर नेशनल इनकम को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हमें करना होता है। फिर क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, लिमिटेशंस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री ऐड करती है या क्या कौन काम कर रही है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री, ये आपको पता होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, तो जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। आप लोगों को कैसा लगा सेशन प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, समझ आया। कोई डाउट होगा तो डाउट भी मुझसे पूछ सकते हो स्टूडेंट, पूछ सकते हो। और अगर आप कोर्सेज बाय करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, टीचर से, सभी टीचर से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हो और परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।